दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को और उसमें देखेंगे इन्फ्लेशन को। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा बहस का केंद्र होता है, हमेशा विवाद में होता है। तो हम आज महंगाई को समझेंगे, आज हम मुद्रास्फीति को समझेंगे और देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होता है, क्यों होता है, इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है ये, और साथ में ये देखें कब ये महंगाई अच्छा होता है और कब ये डायन बन जाता है महंगाई। तो देखते हैं सिलसिलेवार। तो इस पूरे वीडियो को आप देखें ताकि महंगाई को आप सही तरीके से समझ सकें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम जानते हैं इन्फ्लेशन है क्या, मुद्रास्फीति है क्या। नाम से ही पता चलता है, मुद्रा और स्फीति, मतलब स्फीति का मतलब आपका होता है फैलना, ज़्यादा हो जाना। तो मुद्रा का अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा तो मुद्रास्फीति है। ऐसे में महंगाई और कुछ नहीं, पैसे का फैल जाना आप कह सकते हैं, या पैसे की क्वांटिटी का ज़्यादा हो जाना। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझें कि है क्या। जैसे मान लें आप किसी मोबाइल को परचेस कर रहे हैं 10,000 में, इसका मूल्य था 1 साल पहले। 1 साल के बाद हम मान लेते हैं कि इसका मूल्य 11,000 रुपया हो गया। ये मान लेते हैं 2022 की बात थी और ये 2023 की बात हम कर रहे हैं। 2022 में जो मोबाइल था वो 10,000 का था, इस बार 11,000 का है। तो आप आराम से कह देंगे कि भाई इस बार 1,000 रुपया इस मोबाइल का मूल्य बढ़ गया है, यानी जो 10,000 का आ रहा था वो 11,000 का आ रहा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 1,000 महंगाई बढ़ गई है। इसी को हम कहते हैं कि 1,000 मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अगर मुद्रास्फीति दर की बात की जाए, आप अगर मुद्रास्फीति दर की बात करें तो कुछ नहीं, जो 1,000 बढ़ा ना, आप देख लें कितना परसेंट बढ़ा। तो अगर आप कर लें 1,000 कितना बढ़ा भाई, तो 1,000 जो है वो 10,000 में बढ़ा। आप 100 से गुना कर दें, आप ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज को, ये कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 10% आएगा। ये आपका 10 आएगा और इससे आप काट देंगे तो 10, यानी 10% आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है इस 1 वर्ष में। चीज़ें क्लियर हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 10,000 का जो मोबाइल था वो आपको अब 11,000 में मिल रहा, यानी 1,000 इसका दाम बढ़ गया। यानी उसी मोबाइल को परचेस करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब जिस 10,000 से एक मोबाइल आ रहा था, अब हम 11,000 रुपया देंगे तो एक मोबाइल आएगा। कहने का सेंस है कि इस पैसे का वैल्यू तो कम आना। आप 10,000 में एक मोबाइल परचेस कर रहे थे, उसी मोबाइल को परचेस करने के लिए आपको 11,000 देने हैं, तो पैसे की कीमत तो कम गई, पैसे का वैल्यू कम गया, लेकिन इस वस्तु का वैल्यू बढ़ गया मुद्रा में। तो इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इसे हम महंगाई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये महंगाई क्यों आता है, और जब हम क्यों समझ लें कि महंगाई कैसे होता है, तो फिर हम समझ पाएंगे कि इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और फिर हम देख लेंगे इसके टाइप्स को भी। महंगाई कैसे आता है आप आराम से समझें। किसी वस्तु का कीमत, आप हम मोबाइल का ही एग्जांपल ले रहे हैं, अभी 10,000 रुपया है और इस मोबाइल का डिमांड मार्केट में बढ़ जाए। मान लीजिए ये 10 मोबाइल बिक रहा था, 10 मोबाइल ही बेचा जा रहा था मार्केट में। अब इसे खरीदने वाले लोग 20 हो जाएं, यानी 20 आदमी के पास पैसा है और वो इस मोबाइल को परचेस करना चाह रहे हैं, और इस 20 आदमी के पास अब मान लेते हैं कि 20-20 हज़ार रुपया है और मोबाइल 10 ही है। तो क्या लगता है आप, वो बेचने वाला क्या करेगा? वो देख रहा है कि 20 आदमी के पास 20-20 हज़ार रुपया है और ये 20 आदमी मोबाइल को परचेस करना चाहते हैं, और जबकि मोबाइल 10 ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो बेचने वाला है इस मोबाइल का दाम को बढ़ा देगा, उसके मूल्य को बढ़ा देगा, और खरीदने वाला चूंकि उसे मोबाइल खरीदना ही है तो ये मैक्सिमम 20,000 तक उस वस्तु के लिए पैसा दे सकता है। तो ऐसे में इस मोबाइल का जो दाम है, जो 10,000 में एक मोबाइल आ रहा था, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, 15,000 हो जाएगी, 20,000 तक बेच दिया जाएगा और लेने वाले ले लेंगे क्योंकि उनके पास 20,000 रुपया है। तो आपने देखा कि डिमांड के बढ़ जाने से आपका मुद्रास्फीति भी, जो इन्फ्लेशन जिसे आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन, वो भी बढ़ जा रही है। दूसरा हमने देखा कि जैसे हमने यहाँ पर पैसे की सप्लाई को बढ़ा दिया, इन लोगों के पास 20-20 हज़ार रुपया आ गया, तो पैसे की सप्लाई बढ़ने से भी
आपका मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम सप्लाई बढ़ा दें, पैसे की सप्लाई ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, तो भी अगर ये बढ़ गया तो भी मुद्रास्फीति जो है आपका बढ़ जाना है। तो ये कारण है मुद्रास्फीति के बढ़ने के। और मान लें कि सप्लाई कम हो जाए तो भी मुद्रास्फीति बढ़ जानी है। अगर जितना मार्केट में डिमांड है उसके बनस्पत तक सप्लाई नहीं जा पा रहा मार्केट में, तो सप्लाई कम होने से भी मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। और भी कारण इसके हो सकते हैं, जैसे अगर घाटे का बजट सरकार पेश कर रही, घाटे का बजट अगर सरकार पेश कर रही, तो वैसी स्थिति में भी आपका मुद्रास्फीति बढ़ जाना है। घाटे की बजट का मतलब ये होता है कि सरकार के पास जितना इनकम आ रहा उससे ज़्यादा वो व्यय कर रही, तो व्यय कहाँ से करेगी? कहीं से पैसा वो उधार लेगी, कर्ज लेगी। तो ये जो पैसा वो कर्ज लेगी वो पैसा मार्केट में आएगा, और ऐसे ही मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति आपका बढ़ जाना है घाटे की बजट से भी। मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ गई, युद्ध हो गया या प्राकृतिक आपदा आ गई, तो भी मुद्रास्फीति का बढ़ जाना है। वैसे में सप्लाई का कम हो जाएगा, और सप्लाई के कम होने से आपका मुद्रास्फीति बढ़ जाना है। तो आपने देखा कि इन कारणों से आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब देखिए सब नियंत्रण कैसे करें? तो जिन कारणों से मुद्रास्फीति बढ़ी थी उसे ही अगर हम ठीक कर लें तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। कैसे? देखिए कि डिमांड बढ़ रहा था, तो अगर हम डिमांड को ही कंट्रोल कर लें तो महंगाई का कम हो जाना है। पर डिमांड का कंट्रोल किया जाना बेहतर नहीं होता। ये इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा नहीं है, आपके अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगा उतनी ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था बूस्ट करेगी। हम प्रयास करेंगे सप्लाई को बढ़ाने का, तो महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, सप्लाई को बूस्ट करने का प्रयास करेंगे, इससे महंगाई कंट्रोल होगी। सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे आप? तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे 4, जो उत्पादन के कारक थे 4, आपको उसको बढ़ाना होगा। यानी लैंड, लेबर और आपका कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप बोलते हैं, उसे ठीक करना होगा, बढ़ाना होगा। तो आप इसे रातों रात आगे नहीं बढ़ा सकते। लेबर को आपको क्या करना होगा? स्किल्ड करना होगा। तो आप स्किल्ड रातों रात तो कर नहीं सकते। कैपिटल भी आप रातों रात ला नहीं सकते। उद्यमिता भी आप रातों रात विकसित नहीं कर सकते। और लैंड भी आप कहीं से एक्वायर्ड नहीं कर सकते रातों रात। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए दीर्घकालीन पॉलिसी बनाएंगे। दीर्घकालीन पॉलिसी सरकार बनाएगी, बजट लेकर आएगी इसके लिए। तो इससे हम क्या करेंगे कि लंबे टर्म में सप्लाई को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। डिमांड के अनुसार सप्लाई को हम करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही डिमांड के अनुसार सप्लाई हमारा बढ़ेगा, मुद्रास्फीति कम होगी। तो ये अगर इस तरह के हम प्लानिंग कर रहे हैं जो लंबे टर्म के लिए है, इसे हम जानते हैं फिस्कल पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये पॉलिसी लंबे समय के लिए बनाई जाती है, और इससे भी हम महंगाई कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर तत्काल नियंत्रण हमको करना हो, महंगाई बढ़ गई है और हमें तत्काल नियंत्रण करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यहाँ देखिए, सप्लाई ऑफ मनी, इस कारण से भी मुद्रास्फीति हो रही थी ना। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से, पैसे की जो उपलब्धता है वो बढ़ने से अगर मुद्रास्फीति आ रही थी, तो आप मार्केट में क्या करेंगे? मनी का सप्लाई ही कम कर देंगे। तो इससे भी जो मुद्रास्फीति वो कंट्रोल हो जाएगी। कैसे करेंगे? तो सरकार अगर चाहे तो वो जो ब्याज दर आरबीआई तय करती है, आरबीआई जो तय करती है, तो वो आरबीआई क्या करेगी कि रेपो रेट को कम कर देगी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट के बढ़ाने से क्या होगा? जो बैंक उससे लोन ले रहे थे, देखिए रेपो रेट क्या है पहले समझिए। रेपो रेट जो होता है ना, वो रेट होता है जिस पर कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उधार, तो एक इंटरेस्ट पर लेती होगी। तो अगर आरबीआई इस रेट को बढ़ा दे तो बैंक्स क्या करेंगे? उनको हाई रेट पर मिलेगा, और जब ऊंची ब्याज दर पर उनको ये पैसा मिलेगा तो वो ग्राहक को कैसे देंगे? ऊंची ब्याज दर पर देंगे। तो जब ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जो ग्राहक हैं, जो हम लोग हैं, जो जनता है, वो फिर लोन लेना कम कर देगी। जब लोन लेना लोग कम कर देंगे तो मार्केट में सप्लाई, पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी, और जैसे ही पैसे की सप्लाई मार्केट में कम होगी तो आप देखेंगे कि सप्लाई ऑफ मनी कम गया, इसलिए मुद्रास्फीति डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के पॉलिसीज जो होंगे, इससे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने से भी
कंट्रोल होती है महंगाई, और ये तत्काल के लिए होता है और इसे आरबीआई करती है। तो दो चीज़ हम देखें, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये महंगाई अच्छी चीज़ है या खराब। आपने देखा होगा महंगाई डायन, तो ये महंगाई अच्छी कब है ये महंगाई, और ये महंगाई डायन कब बन जाती है, हम इसे देखेंगे। उसके लिए आप एक एग्जाम्पल को समझें। सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कि 2022 में आपकी इनकम 10,000 रुपये थी और 2023 में हम मान लेते हैं कि आपकी इनकम 11,000 रुपये हो गई है, ठीक है। लेकिन 2022 में जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, आपका जो एक्सपेंडिचर था ये आपका इनकम है, और जो आपका एक्सपेंडिचर था, जो खर्च थे, वो 10,000 आपका इनकम था, तो हम मान लेते हैं कि 9,000 रुपया आपका खर्च था। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो बचत है वो 1,000 का था। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक साल में महंगाई बढ़ गई, और हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर महंगाई जो खर्चे आपके 9,000 में हो जाया करते थे, वो अब आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, मान लेते हैं 12,000। महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, 12,000 हो गया। तो आप देखें क्या कर पाएंगे आप बचत? नहीं कर पाएंगे। आपका 1,000 ही बढ़ा था इनकम, जबकि 3,000 बढ़ चुके हैं कॉस्ट। तो ऐसे में आप 1,000 बचत क्या करेंगे? आपको 1,000 रुपया लोन लेना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़े तो फिर खराब है। ये अगर हमारा जो इनकम है, इनकम से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो तो महंगाई हमारे लिए खराब है। लेकिन अगर मान लेते, दूसरा आप एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर ये 12,000 नहीं होकर ये हम मान लेते हैं कि 9,500 ही आपका कॉस्ट गिर रहा, 500 ही महंगाई बढ़ी और आपका इनकम 1,000 बढ़ गया है, तो आपका यहाँ पर जो बचत है वो 1,500 का है। तो आप देख रहे हैं कि पहले बचत आपका 1,000 था, अब 1,500 का हो गया। मतलब इन्फ्लेशन तो बढ़ा, महंगाई तो बढ़ी, लेकिन उस बनिस्बत आपका चूंकि इनकम बढ़ गया है और आपको ओवरऑल फायदा हो रहा, तो हम कहेंगे ये महंगाई अच्छी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके महंगाई इन्फ्लेशन रेट से आपकी इनकम ज़्यादा हो तो महंगाई अच्छी है, और अगर आपके इनकम से इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो महंगाई खराब हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर हम इससे अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट आप जानते होंगे। तो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, अगर ये, और आप ले लें एक इन्फ्लेशन, यहाँ पर लिख देते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन अगर जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है तो इन्फ्लेशन अच्छी है, महंगाई अच्छी है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, तो महंगाई खराब। यानी कि महंगाई तब अच्छी होगी जब महंगाई का जो रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो जीडीपी ग्रोथ रेट से कम हो। जीडीपी ग्रोथ रेट से अगर इन्फ्लेशन रेट कम है तो महंगाई अच्छी है, अदरवाइज महंगाई फिर खराब हो जाती है, क्योंकि फिर हम विकास नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी चीज को आप देखें, हम यहाँ पर देख लेते हैं महंगाई के टाइप्स को कि कितने प्रकार की, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा ना, तो ये इसके टाइप्स को भी हमने नामकरण कर दिया है। कैसे? सो देखें, अगर 0 से 3% महंगाई है, अगर ये इन्फ्लेशन रेट है, ये इन्फ्लेशन रेट आप यहां पर लिख लें, इन्फ्लेशन रेट अगर 0 से 3% है तो आप इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, हिंदी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे क्योंकि ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे फैल रहा, 0 से 3%। अगर इन्फ्लेशन आपका 9% तक है, 9% से नीचे और 3% से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 3% है ना, यहाँ पर कर देते हैं, इससे ज़्यादा हो और 9 से कम हो, तो आप इसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन अच्छा होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी अच्छा है और वॉकिंग भी आप कह सकते हैं कि अच्छा है। एक और आप ले सकते हैं 10%
से आप 20% के बीच में कर दें। देखिए कुछ नहीं, बस नामकरण कर दिया गया है, तो ये रनिंग हो गया, रनिंग इन्फ्लेशन। कर दो 10 से 20% के बीच में अगर आपका इन्फ्लेशन था तो आप इसे रनिंग इन्फ्लेशन कह रहे थे। और ये भी इन्फ्लेशन खराब है क्योंकि आपकी महंगाई अब दौड़ रही है। यहाँ पर मन थी, धीरे धीरे फैल रही थी, फिर 309 में आपने देखा वॉकिंग है, चल रही है, तो यहाँ पर ठीक है, ठीक ठाक है। 10 से 20 के बीच में आपका इन्फ्लेशन रनिंग है, दौड़ रहा है, तो ये खराब हो जाता है। इसके बाद एक और हमने नाम दिया है इसका, 20% से ज़्यादा हो और 999% तक अगर चला जाए तो इसे हमने नाम दिया है गैलोपिंग। आपने देखा होगा घोड़े जिस तरह से दौड़ते हैं सरपट, तो सरपट भाग रही महंगाई, तो इसे हम लोग बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि अब सरपट दौड़ी जा रही है। एक और नाम हमने दिया है, अगर इन्फ्लेशन 999% से भी ज़्यादा हो जाए तो इसे हमने नाम दिया हाइपर इन्फ्लेशन, और स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत ही दयनीय हो जाती है। यहाँ पर जो मुद्रा है, जो करेंसी है, लोग उसका ईंधन तक यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी उस मुद्रा का वैल्यू तक नहीं रह जाता। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकार है, एक बार देख लें इन्फ्लेशन के जो ये प्रकार है, मैंने आपको बताया। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को बेहतर माना जाता है 0 से 3% तक, हालांकि जो विकासशील देश है उनके लिए 3 से 9% जो वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये भी अच्छे हैं। रनिंग इन्फ्लेशन आपका खराब हो जाता है, फिर गैलोपिंग तो और खराब, हाइपर तो बद से बदतर स्थिति है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जीडीपी ग्रोथ रेट से अगर इन्फ्लेशन कम है तो इन्फ्लेशन अच्छा है। आपको मैं बता दूं कि 1993 में ऐसा हुआ था जर्मनी में कि मुद्रास्फीति वहां पर 30,000% प्रति माह चली गई थी। इससे क्या हुआ था कि मुद्रा का वैल्यू वहां पर इतना ज़्यादा गिर गया था कि लोग उस करेंसी का, उस नोट्स का, उस मुद्रा का लोग ईंधन के रूप में यूज़ करने लगे थे। एकदम स्थिति खराब हो गई थी। तो ये था मुद्रास्फीति के प्रकार। आपने देखा कि मुद्रास्फीति तब अच्छी होती है जब वो जीडीपी ग्रोथ रेट से कम होती है, अदरवाइज फिर वो खराब होती जाती है। और जब वो गैलोपिंग हो जाए या हाइपर हो जाए तब मुद्रास्फीति आप कह लें कि डाउन हो जाती है, और फिर ये स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए बद से बदतर हो जाती है। तो ये था इन्फ्लेशन। आपने समझा कि महंगाई क्या होती है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, साथ में कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि महंगाई अच्छी कब होती है और ये डाउन कब हो जाती है, कभी अर्थव्यवस्था को निगलने लगती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे, अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ ऐसा है, और इससे आप शेयर करके और लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमें और ऊर्जा मिले कि हम इस तरह की वीडियो आप तक ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।